आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, है ना। ये हर घर घर की कहानी है दोस्तों। हमारी आमदनी अट्ठन्नी होती है, हमारा खर्चा रुपया के बराबर होता है, यानी रुपए के बराबर हो जाता है। पर क्या करें। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कि कई सारे तरीके के किस बेसिस पे आप अपना ट्रांजैक्शन ईएमआई में अपने क्रेडिट कार्ड पर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी हम शुरू करने ही वाले हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जब हम वापरते हैं, हर महीने हम हमारा बिजली का बिल भरते हैं या ग्रोसरी लेते हैं, उसका बिल आता है तो हम पूरी तरह से उसको भर देते हैं, और वही सही प्रैक्टिस है। मगर ऐसे में अगर आपका टीवी ख़राब हो जाए, आपको नया टीवी लेना है, तो हम क्या करें, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई करें या ना करें, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मान लो आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है और उसका लिमिट 1 लाख रुपए के आसपास है। आपको टीवी जो पसंद आया है वो अच्छा वाला है, 50,000 है या 60,000 रुपये वाला है। तो आपने क्या किया, आपने 60,000 का एक टीवी ले लिया और उसको आपने कन्वर्ट किया 6 महीने के ईएमआई में, यानी हर महीने आप 10-10 हज़ार रुपये भर के वो 60,000 रुपये आप चुका देंगे। मगर उसमें होगा क्या, आपका अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो उसमें से 60,000 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे 6 महीने के लिए। जैसे हर महीना आप 10-10 हज़ार रुपये भरोगे, 10,000 आपके अकाउंट में फिर से वो लिमिट रिस्टोर होता जाएगा। जब 6 महीने बाद आपने अपना पूरा ईएमआई भर दिया, आपका पूरा 1 लाख लिमिट जो है कार्ड का रिस्टोर हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड है, अगर 2 कार्ड है, तो आप ईएमआई का ऑप्शन लीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड हम इसलिए रखते हैं कि हम उस पर हर महीने अपने खर्च मैनेज करते हैं, जो कोई भी हो तो एक सेट उसका रोलिंग होता है। मगर आपने अपने एक ही कार्ड को अगर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया तो आपने अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो जब आपके पास आपने 60% आपने यूटिलाइज़ कर लिया, तो बाकी 40% में आपको दूसरी चीज़ें भी करनी होंगी, लाइट बिल जैसे मैंने बताया, ग्रोसरी, वो सारे। तो ये काफ़ी लोड आ जाता है आपके एक क्रेडिट कार्ड पे। ऐसे में अगर 2 क्रेडिट कार्ड हो तो आप एक पे ईएमआई ले सकते हो और दूसरे पे आप अपने घर के नॉर्मल खर्चे उस पर रोलिंग कर सकते हो, तो जिस पे आपको बैलेंस रहेगा। एक कार्ड पे आपका ईएमआई चल रहा है और एक पे आपके रोज़मर्रा के खर्चे चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो ये स्मार्ट चीज़ होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी आपकी लिमिट होगी क्रेडिट कार्ड की, उतना ही आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकोगे। अगर 1 लाख की लिमिट है आपके पास तो आप 1 लाख तक ही ईएमआई कर सकते हो। मगर ऐसा होता नहीं है। 1 लाख में हमने एट अ गिवन पॉइंट ऑन टाइम 10,000 20,000 हमने खर्च किए भी, अगर हर महीने उस पर हम रोलिंग कर रहे हैं ना कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, बिल भर रहे हैं, तो पूरा 1 लाख लिमिट हमारे पास उसका अवेलेबल होता नहीं है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन आप किन तरीक़ों से उसको कन्वर्ट कर सकते हो ईएमआई में, उसके पहले मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा बोनस टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, जो अक्लमंदी की बात होगी। अगर मुझे आज समझो मुझे एक आईफोन लेना है, आईफोन 13 लेना है, तो अपने क्रेडिट कार्ड का मैं लिमिट ब्लॉक क्यों करूँ। उससे अच्छा मैं आईफोन स्टोर पे जाता हूँ और उनसे कहता हूँ मुझे आईफोन चाहिए नो कॉस्ट ईएमआई पे। बजाज फाइनेंस, आईडीएफसी, एचडीएफसी, ये सारे मेजर बैंक आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करेंगे। तो उससे क्या होगा, आप आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो भी ब्लॉक नहीं कर रहे हो, प्लस आपको एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लोन है और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन एक अपने आप में एक लोन है। तो जब आपके पास क्रेडिट कार्ड भी होता है और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी होता है दोस्तों, तो ये अच्छी चीज़ होती है, आपके सिविल पे अच्छा इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। इससे दिखता है कि आप मिक्स ऑफ क्रेडिट है, आप अलग अलग टाइप का क्रेडिट यूज़ कर रहे हो और उन सबको टाइम पे भर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बात होगी। मगर कई लोगों को पसंद है कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ईएमआई में कन्वर्ट करके मंगा ले। मगर अगर आपको ये पॉसिबिलिटी है और आप ये कर सकते हो, तो आप विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल जैसे बड़े स्टोर में जाके आप वहीं से चीज़ें ले सकते हो और उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में कन्वर्ट करो और अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को ब्लॉक मत करो। इससे आपका क्रेडिट कार्ड इंडिपेंडेंट चलता रहेगा, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चलता रहेगा। और जब आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आपने चुका दिया, आपने पूरी ईएमआई दे दी, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आपको एनओसी मिल जाता है, तो आपका क्रेडिट कार्ड महफूज होता है और आपका एक अलग लोन जो 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 पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को किन किन तरीक़ों से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला, पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस, मतलब जहाँ आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो। अभी मान लो मुझे एक घड़ी लेनी है और मैं स्टोर में चला गया, वो घड़ी की कीमत है 50,000 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको बोलूँगा ठीक है, पूरा आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करो और इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करके दे दो। वो बैंक टू बैंक वो डिफर करेगा दोस्तों कि वो होगा कि नहीं, किन किन स्टोर में एक्सिस बैंक का टाइप होता है, किसका एचडीएफसी का होता है। तो अभी काफ़ी सारे बैंक का टाइप हो चुका है, तो वो आपको तभी की तभी नहीं बताएंगे कि आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा। वो स्वाइप होने के बाद सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा। मोटा मोटा 13% पर एनम के हिसाब से हर बैंक आपको चार्ज करेगी। नो कॉस्ट ईएमआई आप पूछ सकते हो, अगर वो बैंक कोई बैंक का
टाइप अगर वो वॉच स्टोर में है, वो ब्रांड के साथ है, तो वो आपको नो कॉस्ट EMI दे देगी। तो मैंने स्वाइप किया और मैंने उनको बोला भाई मुझे 6, 9 या 12 महीने के इसमें आप EMI में इसको आप कन्वर्ट करके दे दो। तो वो आपको वहीं के वहीं कन्वर्ट करके दे देंगे, आपको बिल आएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि 50,000 की वॉच है, मगर इंटरेस्ट मोटा मोटा पकड़ के 54-55,000 आपको भरना है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने महीनों का उस पर EMI ले आए। आप जितने महीनों की मोहलत लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, बिकॉज बैंक आपको ज़्यादा टाइम दे रही है अपना पैसा यूज़ करने को, तो उतना वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इसका हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ इतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। तो बात वहीं आती है कि उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि अगर आपका टाइप है बजाज फाइनेंस या ऐसे कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आप प्लीज़ मेरे क्रेडिट कार्ड की जगह आप मुझे नो कॉस्ट EMI पे ये घड़ी आप मुझे प्रोसेस करके दे दो। वो अक्लमंदी होगी। आपको बहुत कम नो कॉस्ट EMI का जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है 250 से 750 के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, या थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा। तो उस तरह से आपका कार्ड का लिमिट भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। आपको घड़ी यानी आपको जो भी आपको लेना है, घड़ी हो या टीवी हो या AC हो, जो भी हो आप वैसा ले सकते हो। तो एक बेटर चॉइस वो है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे मान लो मुझे लेना है एक iPhone 13, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ऐप पर जाऊँगा और मैं ऐप जो है ओपन करूँगा। ऐप में जाकर मैं यहाँ पर देखूँगा मुझे चाहिए एप्पल, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ iPhone 13, ये आ गया iPhone 13। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी रैंडम एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा EMI ऑप्शन, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे HDFC, अमेज़ॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो कॉस्ट EMI। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ HDFC बैंक का यहाँ पे मुझे नो कॉस्ट EMI दिख रहा है, मगर वो मुझे 199 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करे। बिकॉज बैंक से अगर आप बात करोगे कि नो कॉस्ट EMI जैसी कोई चीज़, पता है बैंक क्या कहेगी, आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूं मैं, खानदानी। समझ गए। तो अगर यहाँ पे HDFC पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे दिखेगा कि 12,332 रुपये मुझे 6 महीने के लिए भरने हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 2076 बता रहा है, 2726 बता रहा है, और डिस्काउंट 2726 बता रहा है। यानी इंटरेस्ट भी लगा और उन्होंने डिस्काउंट भी कर लिया। यानी मुझे सिर्फ मैंने 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी भरी है और मुझे 73,000 रुपीज़ जो प्राइस है 73,990, उसमें मुझे ये आईफोन मिल रहा है। अगर मान लो मुझे नो कॉस्ट EMI मेरे पास वो कार्ड नहीं है HDFC का, तो मेरे पास ऑप्शन दूसरे क्या हैं। तो फिर मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया और मैं यहाँ अगर जाता हूँ नीचे, मान लो मैंने एक्सिस बैंक लिया, तो आप देख रहे हो कि एक्सिस बैंक में अगर मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट ये लिया, EMI प्लान लिया, तो मुझे ये 1600 रुपये ओवर एंड अबव चार्ज करे है, बेस प्राइस 73,990 पर। और मैं अगर 6, 9, 12, 18, 24 पे लिया, तो मुझे अगर 24 महीने का लिया तो 12,111 रुपये यानी 15% मैंने इंटरेस्ट भरा है अपने बेस अमाउंट पे, यानी वो 73,990 हो गया 86,101। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट ये सारा समझ में आ जाएगा कि बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे लगा रहा है। तो आपको पता चलेगा कि नो कॉस्ट EMI में फ़र्क क्या है और इंटरेस्ट भरने में फ़र्क क्या है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक लगा रही है। तो अब तीसरा तरीका ये है कार्ड को EMI में कन्वर्ट करने का, कि आप क्या कर सकते हो कि जब आपने कोई चीज़ खरीद ली, मान लो आपका माइंड चेंज हो गया, आपने एक AC खरीद लिया कुछ 35,000 रुपये का, और आप घर आ गए, बोला यार मैंने तो उसको EMI में कन्वर्ट करना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक आपको 1 महीने का टाइम देती है। कोई बड़ा ट्रांजैक्शन 2,000 से 5,000 के ऊपर, हर बैंक का अपना अपना रूल होता है दोस्तों। कोई कहती 2,000 का ट्रांजैक्शन होना चाहिए EMI के लिए, कोई कहता 5,000। बैंक के कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए और उनसे कहिए कि मैंने अभी 35,000 का AC लिया है, इसको प्लीज़ आप EMI में कन्वर्ट करो। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, आप जो भी स्कीम चाहते हैं आप बैंक को पूछ सकते हैं। बैंक आपको बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। मगर अगेन उस पर आपको 13% to 15% का ये आपने देखा, उस तरह से आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके हो गए। एक तो पॉइंट ऑफ सेल पे आपने वहीं के वहीं उसको EMI पे स्वाइप करने के दौरान ही कर लिया। दूसरा, आपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे वो प्रोडक्ट लेते समय ही उसको कर दिया कन्वर्ट EMI में। और तीसरा, आपने बैंक के कस्टमर केयर को कह दिया कि ये मुझे आप ट्रांजैक्शन EMI में कन्वर्ट करके दे दीजिए। तो अगर आज की तारीख में अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे अच्छे कार्ड्स कौन से हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए खास करके, तो अमेज़ॉन पे ICICI कार्ड बहुत ही उम्दा कार्ड है, बहुत अच्छे ऑप्शन है, कैशबैक मिलता है 5.5% का आपको उस पर, और बहुत से ऑफर मिलते हैं नो कॉस्ट EMI पे। अमेज़ॉन के सेल तो चलते रहते हैं, तो सबसे अच्छा है।
फ्लिपकार्ट पे यूज़ करने के लिए एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट बहुत ही उमदा है। उनके जो बिग बिलियन सेल आता है उसमें आपको धमाकेदार ऑफर मिलते हैं और कैशबैक अनलिमिटेड होता है जिसमें कोई कैपिंग नहीं होता है। तो ये दो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, इनमें से अगर आप कोई एक ले ले तो आपका फ़ायदा है। मेरे पास फिलहाल अमेजोन का पे ICICI कार्ड है, कुछ दिनों में मैं शायद फ्लिपकार्ट का भी कार्ड एक्सिस बैंक का ले लूँ। जब आपने EMI में कोई ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर लिया, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपने अगर 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपये का अपने टीवी लिया और आपको 60,000 रुपीज़ भरने 6 महीने में, यानी हर महीने आपको 10,000 उसका EMI आने वाला है। तो EMI पे कोई मिनिमम ड्यू सिस्टम नहीं होता है। 10,000 आपको भरना है मतलब भरना है। नॉर्मली लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हाँ 10,000 का EMI तो उसका मिनिमम ड्यू हो सकता है कि मुझे भरना पड़ेगा 500 रुपये 600 रुपये, ऐसा नहीं है। जो EMI है वो आपको पूरा ही 10,000 भरना ही भरना है। उसके अलावा आपने जो स्पेंड किए, पेट्रोल भरा, ग्रोसरी ली या खाना खाया, उस पर मिनिमम आपको ड्यू बैंक देगी, मगर EMI पूरा आपको 10,000 भरना ही भरना है। तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि EMI पे भी मिनिमम ड्यू सिस्टम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों बात इस पे आती है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको EMI अपने क्रेडिट कार्ड पे लेना है तो आप 2 कार्ड ज़रूर रखें। अगर आपको जानना है कि पे 1/3 कार्ड क्या है, जिसमें यूनी कार्ड का मैंने रिव्यू किया है, उसमें आप क्या कर सकते हो, हर ट्रांजैक्शन को आप 3 महीनों के लिए विदाउट एनी सिंगल रुपी या प्रोसेसिंग फ़ी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उस पर मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।